फ्लूइड्स, फ्लूइड्स में दो पार्ट हैं, आप ये कह सकते हैं। एक स्टैटिस्टिकल फ्लूइड है, जब हम्म, फ्लूइड हमारा रुका हुआ हो, ठीक है, और दूसरा हम्म, है फ्लूइड डायनेमिक्स, जो जिसमें फ्लूइड मौसम। मोशन में हो, ठीक है। तो पहले हम स्टैटिस्टिकल से शुरू करें। सबसे पहले ये समझते हैं फ्लूइड का मतलब क्या है। तो फ्लूइड में हम क्या करते हैं, गैस और प्लस लिक्विड। लिक्विड दोनों को एक साथ लेते हैं। फिर भी फ्लूइड की एक डेफिनेशन है। क्या डेफिनेशन है? फ्लूइड, फ्लूइड की डेफिनेशन का मतलब यहाँ पे हम आइडियल फ्लूइड से ले रहे हैं। हम चाहे फ्लूइड की डेफिनेशन कहें और चाहे हम ये कहें कि आइडियल फ्लूइड क्या होता है। आइडियल फ्लूइड वो होता है जिसमें कंप्रेसिबिलिटी क्या हो, ना के। जीरो, है ना। एंड विस्कोसिटी, विस्कोसिटी क्या है, विस्कस फोर्स है। तो हम लोग आगे भी पढ़ेंगे। अगर हम इसको बिल्कुल लेम लैंग्वेज में समझना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि एक थिकनेस जो होती है, जैसे मान लेते हैं हमारे पास शुगर सिरप है, तो शुगर सिरप हम्म, और वाटर में जो डिफरेंस है, वो डिफरेंस विस्कोसिटी का है, ठीक है ना। हम्म, जो या अगर हम पूछें कि अगर मान लेते हैं हम शुगर सिरप और मान लेते हैं वाटर, दोनों को रख के और इस प्लेन को टेढ़ा कर दे, तो दोनों के फ्लो में किसका फ्लो फास्ट होगा, किसका स्लो होगा, और क्यों स्लो होगा? वो स्लो होने के पीछे जो रीजन है वो विस्कोसिटी वो है। विस्कोसिटी है। हाँ, इसको हम एक ये भी कह सकते हैं कि एक तरीके से फ्रिक्शन इन फ्लूइड है। फ्लूइड के अंदर जो फ्रिक्शन लग रहा है वो है ये। तो विस्कोसिटी क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए, ठीक है। तो एक ऐसा फ्लूइड, फ्लूइड का मतलब है जो फ्लो कर, फ्लूइड का मतलब है जो फ्लो कर सके, मतलब एक ऐसा मटेरियल विच हैज टेंडेंसी टू फ्लो बट हैज जीरो कंप्रेसिबिलिटी एंड जीरो विस्कोसिटी इज कॉल्ड फ्लूइड, या इज कॉल्ड परफेक्ट और आइडियल फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड की कंडीशन में ये आएगा, ठीक है। अच्छा अमन, हम्म। गैस तो कंप्रेसिबल होते हैं ना? हाँ, गैस कंप्रेसिबल होती है, तो इसलिए गैस को हम क्या करते हैं, जब हाई प्रेशर पे गैस होगी, हाँ। ठीक है, तो फिर गैस कंप्रेसिबल आसानी से नहीं होगी, कंप्रेस, ठीक है। जब हाई प्रेशर पे गैस होगी तो गैस क्या होगी, आसानी से कंप्रेस नहीं होगी, ठीक है? तो हम यहाँ पे यही मान के चल रहे कि जब गैस, जैसे अब प्लेन का मोशन है, प्लेन के मोशन जब होता है तो फिन्स के आसपास से जो गैस या एयर जो पास होती है, तब प्रेशर हम्म, हाई होता है। प्रेशर हाई क्या, हम्म, वेलोसिटी हाई होती है, ठीक है। हम्म, तो उस केस में हम इसको फ्लूइड की तरह मान सकते हैं। वैसे ये फ्लूइड, मतलब फ्लूइड की आइडियल फ्लूइड की कंडीशन में नहीं आता है, क्योंकि गैस क्या है, कंप्रेसिबल है, ठीक है। हाँ। अब देखो, कंप्रेसिबिलिटी क्यों, कंप्रेसिबिलिटी और विस्कोसिटी की बात कर रहे हैं, अभी हम अभी से बता दे रहे हैं, लेकिन ये जब हम लोग डेराइव करेंगे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, हम्म। तो हम वहाँ पे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कुछ ऐसे है, ए इंटू ए वी बी, कॉन्स्टेंट ए बी रहता है, इक्वल्स टू कांस्टेंट। ठीक है। अब इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को डेराइव करने के पीछे प्रिंसिपल क्या है भाई? हर इक्वेशन को डेराइव करने के पीछे प्रिंसिपल होता है। किसी में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लग रही है, किसी में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लग रहा है। तो ए इंटू वी को डेराइव करने के पीछे कंजर्वे किस चीज़ का कंजर्वेशन लग रहा है? तो यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ पार्टिकल्स लग रहा है, या कंजर्वेशन ऑफ मैटर लग रहा है। और वो कंजर्वेशन ऑफ मैटर क्या कहता है, वो कहता है कि अगर किसी पाइप में या किसी मतलब वॉल्यूम में, ठीक हम्म, है, कोई मटेरियल प्रेजेंट है, कोई मतलब फ्लूइड प्रेजेंट है, तो हम्म, पर सेकेंड जितना हम्म, फ्लूइड, जितना अमाउंट ऑफ फ्लूइड एक एंड से एंटर करेगा, उतना ही हम्म, पर सेकेंड अमाउंट ऑफ फ्लूइड उस तरफ से लीव करेगा। हम्म, एग्जाम्पल के लिए एक निकलेगा। रूम है, अब इस रूम में इतने लोग भरे हैं कि ये रूम पूरी तरीके से भरा हुआ है, और इसमें दो एंट्रेंस है, एक इधर है और एक इधर है, ठीक। और इसमें इतने लोग हैं, इतने लोग हैं, या इतनी बॉल्स हैं, मान लेते हैं कि ये हम्म, कंप्लीटली फिल है, इसमें एक और की भी जगह नहीं है, नहीं। नहीं है, ठीक। अब मान लेते हैं यहाँ से, यहाँ पे ज्यादा एरिया है और यहाँ पे कम एरिया है। अब यहाँ से मान लेते हैं हम चार बॉल एक साथ अंदर डालते हैं, हम्म, ठीक है। तो पर सेकेंड कितनी बॉल्स अंदर जा रही हैं, चार बॉल जा रही है। चार। तो यहाँ से भी पर सेकेंड चार बॉल को बाहर निकलना पड़ेगा। बाहर बाहर निकलना अब क्योंकि पड़ेगा। एरिया कम है तो इसलिए वो स्पीड में निकलेंगी, हाँ। है ना। हम्म। तो अब ये कंजर्वेशन ऑफ मैटर ही तो, या कंजर्वेशन ऑफ मास मास। कह दो, या कंजर्वेशन ऑफ मैटर कह दो, उसी पे तो ये फॉलो होगा, ठीक। अब अगर मान लो लेकिन इस मास कंजर्व नहीं होता ना। मास कंजर्व मतलब रिलेटिविस्टिक केस में नहीं कंजर्वेशन ऑफ होता है। मैटर कैसे? हाँ। हाँ, कंजर्वेशन ऑफ मैटर, वही हम कह रहे हैं, कंजर्वेशन ऑफ मैटर या मटेरियल, ठीक। तो कंजर्वेशन ऑफ मैटर पे ही बेस्ड तो है। हम्म, अब अगर मान लेते हैं ये रूम खाली होता, तो इसमें चार क्या, 40 बॉल और डाल देते, और मान लो इस रूम में जगह होती तो एक भी बॉल उधर से ना निकलती, ठीक है। तो यानी कि अगर हम एक तरफ से गैस एंटर करा रहे हैं,
और मान लेते हैं वो गैस कंप्रेस हो रही धीरे धीरे, हाँ, उधर से गैस निकलेगी ही नहीं, जैसे कार्टून में नहीं दिखाते कि वो पाइप है, अब पाइप में कहीं से वो बांध दिया तो वहीं पे पाइप फूल रहा है ऐसे, हाँ, हाँ, है हाँ, ना। हाँ, हाँ, ठीक है। तो क्या हो रहा है, तो वहां भी लगभग सही दिखा रहे कि वॉल्यूम जो है वो बाहर नहीं निकल पा रहा था इसलिए वो फूल रहा है। ठीक है। लेकिन लेकिन कम से कम वहां पे लेकिन अगर ये पाइप बिल्कुल रिजिड हो, मान लो लोहे का हो, और इधर से हम हम्म, गैस एंटर करा रहे हैं, अब मान लेते हैं यहाँ से मैंने बंद कर दिया, अब वहां से गैस पर सेकंड निकल नहीं पा रही लेकिन पर सेकंड इंटर कर रही, तो इसका मतलब जितनी भी गैस जा रही है वो यहाँ पे क्या है अभी एक दूसरे एडजस्ट कर रही है, एडजस्ट कर रही है, एडजस्ट कर रही है, मतलब एडजस्ट करने का मतलब हो रही कंप्रेस होती जा रही, कंप्रेस होती जा रही। ठीक। अमन, हाँ। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कंजर्वेशन ऑफ मास पे बेसिस है। हाँ मतलब वही हम कह रहे हैं, एग्जाम्पल मतलब हम ये दे रहे हैं कि ये हम कहना चाह रहे हैं कि अगर ये चीज फॉलो नहीं करोगे कंप्रेसिबिलिटी वाली, ठीक है, तो फिर ये कैसे फॉलो कराओगे तुम, इक्वेशन ऑफ हाँ, कंटिन्यूटी कैसे निकालोगे, मान लो पर सेकंड जो एंटर कर रही गैस अब वो कंप्रेस होती जा रही है, और तो पर सेकंड गैस निकल ही नहीं रही होगी। हाँ, ठीक है। तो ये तभी पॉसिबल हो पाएगा, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी तभी लगेगी जब कंप्रेसिबिलिटी क्या हो, जीरो। तो कंप्रेसिबिलिटी का जीरो होना जरूरी है, और विस्कोसिटी का हाँ, भी जीरो होना जरूरी है, क्योंकि विस्कोसिटी अगर होगी तो कुछ ना कुछ एनर्जी में लॉस होगा। जब हम बर्नौलीज थ्योरम डिराइव करेंगे तो बर्नौलीज थ्योरम में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे, हम्म, और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तभी फॉलो होगा जब विस्कोसिटी जीरो। ठीक है। तो इस तरीके से ये दो पॉइंट याद रखोगे तो याद रहेगा कि फ्लूइड की ये कंडीशन है, इसमें कंप्रेसिबिलिटी जीरो होनी चाहिए और विस्कोसिटी भी जीरो होनी चाहिए। जीरो, ठीक है। आइडियल फ्लूइड। आगे बात करते हैं। अच्छा, तो ये तो हो गया तुम्हारा मतलब फ्लूइड के बारे में। अब फ्लूइड काम कैसे करता है, या फ्लूइड में एक चीज हम लोग पढ़ते हैं सरफेस टेंशन। ठीक है। हाँ, तो उस सरफेस टेंशन के पीछे का रीजन क्या है तो समझ। ओके। तो ये चीज हम पहले ही शायद बता चुके हैं कि किसी भी मटेरियल में दो मॉलिक्यूल्स, कोई भी मटेरियल है उसमें अगर दो मॉलिक्यूल्स हैं तो उन दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो डिफरेंट फोर्सेस लगते हैं वो क्या होते हैं। मान लेते हैं एक मॉलिक्यूल ये है और एक मॉलिक्यूल ये है, हम मॉलिक्यूल का कोई स्पेसिफिक शेप नहीं बना रहे हैं, जैसे वाटर है का स्पेसिफिक शेप ऐसे होता समझ है गया। ना, वैसा नहीं बना रहे हैं। ठीक है, सॉरी क्या बना दिया, अरे अच्छा अच्छा। ठीक है। तो हम कोई स्पेसिफिक शेप नहीं बना रहे, हम मान लेते हैं ये ओवरऑल मॉलिक्यूल है। अब इस मॉलिक्यूल का कुछ सेंटर होगा, सेंटर ऑफ P1 कह दो, इस मॉलिक्यूल का भी कुछ सेंटर होगा, P2 कह दो, इस मॉलिक्यूल्स में कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है ना, और इस मॉलिक्यूल्स में भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब इस मॉलिक्यूल का जो सेंटर है वो इस मॉलिक्यूल के सेंटर को रिपेल करेगा, और इसका सेंटर इसे रिपेल करेगा। इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इसके इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। अमन, हाँ। सेंटर अट्रैक्ट करेगा। नहीं नहीं, पूरे सुनो, इसका जो न्यूक्लियस है, ये जो न्यूक्लियस है इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा, इसके भी नहीं, न्यूक्लियस हम पे। मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं ना, तो एटम की बात नहीं कर रहे हैं ना। हम जो बता रहे वो सुनो, पूरा हम बताते हैं। हाँ, ये मतलब ये एक मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल का हाँ, मॉलिक्यूल कह दो या एटम कह दो, मतलब हम ठीक। ओवरऑल ये कह रहे हैं कि ये मॉलिक्यूल हो या एटम हो, इसके कुछ न्यूक्लियस होगा कि नहीं होगा। हाँ, ठीक है, न्यूक्लियस। और इसका भी कुछ न्यूक्लियस होगा, कंबाइंड न्यूक्लियस मान लो। ठीक। हाँ, हाँ, तो इस ये जो न्यूक्लियस है इन पे पॉजिटिव चार्ज होगा तो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेंगे, हाँ, और ये इलेक्ट्रॉन्स भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे। हम्म, लेकिन इस मॉलिक्यूल्स के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हम्म, इस मॉलिक्यूल के जितने भी एटम्स होंगे उनके न्यूक्लियस से अट्रैक्ट होंगे। हम्म, ठीक है। और हम्म, सेम ऐसा होगा, यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इनके भी साथ। इधर की ओर अट्रैक्ट होंगे, होंगे ना। हम्म, तो इस तरीके से एक कंबाइंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन एक साथ काम करता है। हम्म, ठीक। अब जब ये मॉलिक्यूल बहुत करीब आ जाते हैं हम्म, तो रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट करने लगता है। ठीक है। जब ये मॉलिक्यूल्स बहुत करीब आ जाते हैं तो रिपल्सिव फोर्स क्या करता है, डोमिनेट करने लगता है, और जब हाँ, रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट करने लगता है, ठीक है, तो तो ये ओवरऑल फिर फोर्स वापस। रिपल्सिव हो जाता है। तो कुछ ऐसा पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ बनवाया था, ऐसा कुछ पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया है। हाँ, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी का अगर हम आर से ग्राफ देखें तो ऐसा वो कुछ होता है, तो ये कांस्टेंट कांस्टेंट करके वो ऐसे डिक्लाइन कर रहा था ऊपर की तरफ हाँ, बराबर। तो ये जो ये वाला पार्ट है ये रिपल्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। हम्म, ठीक। और जब ये बहुत दूर चले जाते हैं तो मतलब बहुत दूर अगर चले जाएंगे तो भी अट्रैक्शन होगा लेकिन कम होगा। एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आप इक्विलिब्रियम स्टेट कह रहे हो आर नॉट, है ना। हम्म, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या होता है
कि ये जो फोर्स होता है, ये फोर्स ऑफ मतलब ये एक तरीके से कह दो इक्विलिब्रियम सेट हो जाता है एक पर्टिकुलर पॉइंट। जिस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम सेट होता है उसी डिस्टेंस पे ये एक दूसरे से रहते हैं, इसी को हम इंटरमोलिकुलर सेपरेशन बोलते हैं। ठीक है, और इस पोटेंशियल एनर्जी का कुछ फॉर्मूला भी ऐसे A/r⁶ माइनस B/r⁴ करके बताया था शायद। ये टॉपिक मैंने बताया है अभी तक कि नहीं बताया है कौन सा? कि ये नहीं, ऐसा ग्राफ और ऐसा कुछ फॉर्मूला नहीं बताया है? नहीं ये नहीं ऐसे नहीं होता है। अच्छा, तो ये फिर इस पे बता देते हैं। तो होता ये है, फिर से इसको बता देते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे एक कंबाइंड इफेक्ट लग रहा है फोर्सेस का, अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों का। ठीक है, यानी कि यहाँ पे अट्रैक्शन भी है, रिपल्शन भी है, सब फोर्सेस एक साथ रहते हैं। ठीक, इन्हीं ओवरऑल कंबाइंड फोर्सेस को हम इंटरमोलिकुलर फोर्स। ठीक है, अब अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी U, ठीक है, और इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में जो सेपरेशन है R के बीच में एक ग्राफ प्लॉट करें तो हमें कैसा ग्राफ मिलता है? तो हमने ये देखा है कि जब ये दोनों मॉलिक्यूल्स बहुत करीब आ जाते हैं, एक स्पेसिफिक डिस्टेंस से ज़्यादा करीब आ जाते हैं, ठीक है, तो इनके बीच की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो पॉजिटिव होने लगती है। यानी कि जब ये मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा करीब आते हैं तो ये एक दूसरे को रिपेल करने लगते हैं। ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी क्या होने लगती है? पॉजिटिव होने लगती है। जितना ही इनको करीब लाओगे उतना ही ये क्या करने लगेंगे? रिपेल करने लगेंगे। और जब ये एक दूसरे से दूर जाने लगते हैं, ठीक है, तो एनर्जी कम होते होते एक पॉइंट पे नेगेटिव होती है, एक पॉइंट पे जाके मिनिमम हो जाती है, और उसके बाद फिर इंक्रीज मतलब जो है पॉजिटिव की तरफ जाती है। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ जो बनता है दो मॉलिक्यूल्स का वो कुछ ऐसा होता है। अब यहाँ पे देखो, इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, पोटेंशियल एनर्जी क्या है? मिनिमम है। जिस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है से हम कह सकते हैं कि इतनी सेपरेशन मान लेते हैं R0 है, यानी कि ये दो मॉलिक्यूल्स जो सेपरेशन पे रहते हैं, ठीक है, नॉर्मली वो इक्विलिब्रियम की सेपरेशन पे रहते हैं। इस केस में ओवरऑल फोर्स इन पे जो लग रहा होता है वो अट्रैक्टिव ही होता है। ठीक है, ठीक है, क्योंकि अट्रैक्टिव क्यों होता है? क्योंकि अट्रैक्टिव के केस में ही पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव आएगी, है ना। और पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम या तो जीरो हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है। अगर जीरो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है इसका मतलब कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है। ठीक है, और अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब है कि फोर्स कैसा लग रहा है? अट्रैक्टिव टाइप का लग रहा है। अगर पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होगी तो फोर्स कैसा रहेगा? रिपल्सिव रहेगा। अगर रिपल्सिव रहेगा तो मॉलिक्यूल्स मतलब बाइंड ही नहीं होंगे, मतलब उनके बीच में कोई बाइंडिंग नहीं होगी, मॉलिक्यूल्स दूर चले जाएंगे। ठीक है, ठीक, तो इस तरीके से मतलब कोई भी दो मॉलिक्यूल हो किसी भी मटेरियल का पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ ऐसा ही फॉलो होता है। अब ये जो ग्राफ मैंने बनाया है इसमें पोटेंशियल एनर्जी और आर का रिलेशन कुछ ऐसा होता है, A/r⁶ माइनस B/r⁴ तो पोटेंशियल एनर्जी का और आर से जो रिलेशन होता है वो कुछ ऐसा होता है। यहाँ ए और बी कांस्टेंट है। ठीक है, अब अगर हमको जैसे मान लो कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि हमें ये दे दे U, कहे कि दो मॉलिक्यूल्स हैं या दो कोई इंटरमोलिकुलर स्ट्रक्चर है और उस मॉलिकुलर स्ट्रक्चर के बीच में जो इंटरमोलिकुलर पोटेंशियल एनर्जी है वो इस तरीके से। अब आपको बताना है कि इक्विलिब्रियम में उनके बीच का सेपरेशन क्या होगा, उस मॉलिक्यूल में जो एटम्स है उनका सेपरेशन क्या होगा। ठीक है, तो अगर हम सेपरेशन पूछें R0 तो हम क्या करेंगे? इस पॉइंट पे हम ये इक्विलिब्रियम सेट हो रहा है वहां पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, और जहां पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी वहां पे फोर्स एक्टिंग क्या होगा? जीरो होगा। अट्रैक्टिव फोर्स, हाँ मतलब फोर्स तो अट्रैक्टिव होगा लेकिन हाँ फोर्स अट्रैक्टिव होगा, सॉरी फोर्स अट्रैक्टिव होगा, लेकिन यहाँ पे जो स्लोप होगा वो तो जीरो होगा ना। इस पॉइंट पे स्लोप जीरो है। पॉइंट पे स्लोप जीरो होगा इक्विलिब्रियम पॉइंट पे, तो इक्विलिब्रियम पे स्लोप जीरो होगा, यानी du/dr क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो du/dr को जीरो लेके हम क्या कर सकते हैं? r की वैल्यू निकाल सकते हैं। इस r पे ये क्या हो रहा होगा? इक्विलिब्रियम हो रहा होगा। ठीक है, बात समझा गई? तो हम यहाँ पे ओवरऑल ये समझाना चाह रहे हैं कि कोई भी दो मॉलिक्यूल के बीच में एक ओवरऑल इफेक्टिव अट्रैक्टिव फोर्स लगता है इन इक्विलिब्रियम। अब ये जो फोर्स है, ये फोर्स दो टाइप का है, एक है कोहेसिव और एक है एडहेसिव। हाँ, कोहेसिव फोर्स जब ये दो मॉलिक्यूल सेम मटेरियल के होंगे
या सेम हो नेचर इनका, मतलब जैसे मान लो ये वाटर का और ये भी वाटर, तो वाटर वाटर मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स लग रहा होगा उसे हम कोहेसिव फोर्स कहेंगे, ठीक है। ठीक है। और अगर एक वाटर का मॉलिक्यूल है और एक डर्ट का मॉलिक्यूल है, या हाँ, सैंड का मॉलिक्यूल है, डर्ट है, तो वाटर और डर्ट के मॉलिक्यूल डिफरेंट मॉलिक्यूल हैं, तो इनके बीच में जो फोर्स लग रहा होगा उसे हम अधेसिव कहेंगे, ठीक है। adhesive। अधेसिव और कोहेसिव में अगर कोई कंफ्यूजन होता हो तो इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं कि जितने भी फेविकॉल्स आते हैं, जितने भी चिपकाने वाली चीजें आती हैं, सबको एडहेसिव कहते हैं। क्यों? हाँ, क्योंकि वो डिफरेंट चीजों को चिपकाती है। मान लेते हैं आपको पेपर चिपकाना है दीवार पे, तो दीवार का मटेरियल कुछ और है, पेपर का कुछ हाँ, और है, ठीक है। तो इन पेपर को दीवार पे चिपकाने के लिए जो बीच में ग्लू यूज करेंगे उसका मटेरियल भी कुछ और है, ठीक। उसकी पावर, उसकी प्रॉपर्टी ऐसी है कि वो दीवार के साथ भी बाइंड करता है और पेपर के साथ भी बाइंड करता है। अगर किसी एक के साथ नहीं बाइंड करेगा तो वो काम नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इसीलिए उसे अधेसिव बोलते हैं, क्योंकि वो अधेसिव फोर्स जनरेट करता है, ठीक है। ओके, तो कोहेसिव और अधेसिव दो तरीके के फोर्सेस होते हैं। अब ये जो कोहेसिव और अधेसिव फोर्सेस हैं, इन पे कई सारे छोटे छोटे एग्जाम्पल्स बनते हैं। जैसे कि कपड़े गंदे क्यों होते हैं, तो कपड़े गंदे क्यों होते हैं क्योंकि कपड़े का जो फैब्रिक है उसका अधेसिव फोर्स डर्ट के साथ इफेक्टिवली, मतलब थोड़ा सा ज्यादा होता है, जिसकी वजह से डर्ट क्या करती ऑयल और है, डर्ट। हाँ, ऑयल और मतलब डर्ट। हाँ, तो जो डर्ट होती है वो आसानी से फैब्रिक में क्या कर जाती है, स्टिक कर जाती है एडहेसिव फोर्स। अब जब हम कपड़ों को धोते हैं तो क्या होता है कि जो वाटर मॉलिक्यूल का डर्ट के साथ जो एडहेसिव फोर्स है वो ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू डस्ट का फैब्रिक के साथ, ठीक है। इसलिए फैब्रिक से मतलब जो कपड़े, मतलब जो फैब्रिक से डर्ट मॉलिक्यूल है वो निकल के वाटर में चले जाते हैं, ठीक है। लेकिन अब इसमें सोप का क्या यूज है, तो सोप का पर्पस दो है। पहला सोप का पर्पस ये है कि जो हमारा वाटर है, वाटर, हाइड्रोफोबिक। मतलब वाटर की एक खासियत है कि वाटर, मतलब जैसे वाटर में सरफेस टेंशन होता है, अभी आगे पढ़ेंगे, तो जिसकी वजह से वो, अगर आपका फैब्रिक बहुत महीन है, मतलब बहुत उसमें डिस्टेंस कम है, क्लोजनेस है, ठीक है, तो उसमें वो जल्दी एंटर नहीं कर पाता, ठीक है। तो इसको एंटर करने में हेल्प करता है डिटर्जेंट। डिटर्जेंट उसके सरफेस टेंशन को घटा देता है, जिसकी वजह से वो इजीली क्या करता है, फैब्रिक में एंटर हो सकता है। इस फिनोमेना को हम कैपिलैरिटी बोलते हैं। हम एंटर टर्म बोल रहे हैं लेकिन हम इसे कैपिलैरिटी बोलते हैं। किसी थ्रेड में जब वाटर राइज करता है तो उसे हम कैपिलैरिटी बोलते हैं। तो कैपिलैरिटी शो करने के लिए हम सरफेस, मतलब यहाँ पे सरफेस टेंशन जब कम हो जाती है तो ये आसानी से इसमें, इसकी कैपिलरीज में, थ्रेड्स की कैपिलरीज में चला जाता है और डर्ट मॉलिक्यूल के साथ क्या करता है, अटैच होकर उसको निकाल लेता है। दूसरा यूज ये है कि कुछ डर्ट या कुछ मतलब आप ये कह सकते हो कि कुछ स्टेन ऐसे हैं जिनका फैब्रिक के साथ एडहेसिव फोर्स इतना ज्यादा है कि वो वाटर के साथ उनका एडहेसिव फोर्स बहुत कम है, इसलिए वो नहीं निकलते। मान ले टी के, ग्रीस के, ठीक है ना, तो ये नहीं निकलते। ऐसे केस में डिटर्जेंट में कुछ ऐसे ऑक्सीडाइजिंग मटेरियल होते हैं, ठीक है, तो क्या करते हैं, उनके साथ अच्छा एडहेसिव फोर्स बनाते हैं और उनको निकालने में हेल्प करते हैं, ठीक है ना। ठीक है, तो यही सब कुछ क्वेश्चंस हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। कि जैसे अब मान लेते हैं एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाटर जो है वो ग्लास को वेट कर देता है, मतलब ग्लास पे अगर आप वाटर डालेंगे तो ग्लास वेट हो जाएगा, लेकिन ग्लास में अगर आप मरकरी डालेंगे तो वो वेट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मरकरी का आप अपने ही आप से जो मॉलिक्यूल्स हैं, मतलब मरकरी के मॉलिक्यूल्स से जो कोहेसिव फोर्स है वो बहुत ज्यादा है इन कंपैरिजन टू मरकरी का ग्लास के एडहेसिव फोर्स, जिसकी वजह से वो मरकरी के मॉलिक्यूल्स ग्लास से ना स्टिक होके अपने ही में ही एक दूसरे से स्टिक रहते हैं, ठीक है ना। और सेम, मतलब बस एक को ज्यादा एक को कम दिखा के आराम से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, बहुत कठिन नहीं, ठीक है। ओके, अब हम देखते हैं कि सरफेस टेंशन कैसे जनरेट होता है। तो सरफेस टेंशन एक्चुअल में कोहेसिव फोर्स के रिजल्ट से जनरेट होता है, ठीक है। तो इसको देखते हैं। सरफेस टेंशन, मान लेते हैं एक कंटेनर है, इस कंटेनर में कोई फ्लूइड है, ठीक। अब इस फ्लूइड में कई सारे हम मॉलिक्यूल्स मान सकते हैं। मान लेते हैं एक मॉलिक्यूल यहाँ है, ठीक है? और एक मॉलिक्यूल, कुछ मॉलिक्यूल्स हम यहाँ पे सरफेस में मान, ठीक है। अब जो ये मॉलिक्यूल है अंदर, इसके चारों ओर और भी कई सारे मॉलिक्यूल्स होंगे,
ठीक, और यहाँ भी कई सारे मॉलिक्यूल। अब ये मॉलिक्यूल है, इसको हर तरफ से मॉलिक्यूल्स इक्वली अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, कोहेसिव फोर्स लगेगा, ठीक, और इस पे लगने वाला नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक। लेकिन ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये सिर्फ नीचे की डायरेक्शन में अट्रैक्ट होंगे, क्यों, क्योंकि ऊपर तो एयर है मान लो, तो इसके जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है वो नीचे की डायरेक्शन में है, ठीक है, और बगल में की डायरेक्शन में, मतलब अगल बगल में भी अट्रैक्ट होंगे, ठीक है। तो ये जो मतलब ये जो सरफेस पे मॉलिक्यूल्स है, जितने भी मॉलिक्यूल्स सरफेस में है वो बगल से भी अट्रैक्ट हो रहे हैं और नीचे से भी अट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है ना। इसकी वजह से ये फिल्म जैसा फिल्म बना लेते हैं एक तरीके से, ठीक है। और इस फिल्म में जैसे ये दो मॉलिक्यूल्स हैं, अब इस दो मॉलिक्यूल के बीच में कुछ ना कुछ कोहेसिव फोर्स लग रहा है, तो जब कोई और ऑब्जेक्ट या जब कोई और फोर्स ऊपर से लगता है और ये मॉलिक्यूल दूर जाने की कोशिश करते हैं, तो अगर ये फोर्स इतना कम है कि ये मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लग रहा है, ठीक है ना, अट्रैक्टिव फोर्स इनके बीच में जो लग रहा है, तो अगर ये फोर्स नहीं ब्रेक कर पाता है तो ये एक फिल्म की जैसे बिहेव करता है, और अगर ये ब्रेक कर देता है तो ये मॉलिक्यूल दूर चले जाता है और जो भी बॉडी है वो अंदर की ओर आ जाती है, ठीक है ना। तो इस तरीके से कोहेसिव फोर्स जो कि सरफेस पे लग रहे हैं, है ना, मतलब सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में जो कोहेसिव फोर्स डेवलप हो रहा है, उसी के कंबाइंड इफेक्ट को हम सरफेस टेंशन बोलते हैं, ठीक है। तो सरफेस टेंशन कैसे जनरेट हो रहा है, कोहेसिव फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स एट सरफेस की वजह से सरफेस टेंशन जनरेट होता है। अब अगर हम सरफेस टेंशन की डेफिनेशन पूछें कि क्या है, तो अगर मान लेते हैं ये एक सरफेस है लिक्विड की, ये लिक्विड सरफेस है, इस लिक्विड सरफेस पे अगर हम एक इमेजिनरी लाइन मान लें, तो इस इमेजिनरी लाइन के इधर और इधर फोर्स लग रहे होंगे, ठीक है। ये कौन से फोर्स है, इमेजिनरी लाइन का मतलब यहाँ पे कई सारे मॉलिक्यूल्स है समझो, और वो मॉलिक्यूल्स बगल वाले मॉलिक्यूल से अट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम एल लेंथ की एक इमेजिनरी लाइन मान लें, तो उस इमेजिनरी लाइन पे इधर और इधर जो फोर्सेस लग रहे हैं, वही फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ जो होता है, इसी को सरफेस टेंशन की डेफिनेशन बन गई कि द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ ऑन एन इमेजिनरी सरफेस ड्रॉन ऑन द सॉरी फिर से बोल देते हैं, सरफेस टेंशन इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ ऑन ए लाइन ड्रॉन ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड, ठीक है। एक बार हमारे मतलब एक सर थे बीएससी में, उन्होंने इसको एक्सप्लेन करने के लिए ऐसे कहा था कि अगर मान लो आप पानी में एक लाठी मारो, ठीक है, तो जैसे ही लाठी पड़ेगी और लाठी मतलब जैसे ही हटेगी, तो वैसे ही जो है वाटर के मॉलिक्यूल हर तरफ से आके और उसको फिल कर देंगे, समझो। जब मॉलिक्यूल्स आएंगे तो एक फोर्स लगेगा, और जो हमारी रॉड जो थी उसकी जो लेंथ है, ठीक है, तो वो जो फोर्स पर यूनिट लेंथ क्रिएट हो रहा है वही समझो तुम्हारा सरफेस टेंशन, ओके। इसको एस से डिनोट करें टी से, कैपिटल एस से डिनोट करें या टी से? हाँ, चाहे टी से डिनोट करो चाहे कैपिटल एस से, ज्यादातर टी से ही डिनोट किया है, ठीक है, टी से, ओके। अब देखो सरफेस टेंशन तो क्या हो गया, कोहेसिव फोर्स हो गया। अब क्योंकि ये कोहेसिव फोर्स है, अगर हम ये पूछें कि हाउ सरफेस टेंशन डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, अमन 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 क्या हुआ, क्या नीचे 12 रहता है क्या? अच्छा देखो हम बता देते हैं 12 और एल का जो कंफ्यूजन है वो क्लियर कर देते हैं, एक मिनट, ठीक है। तो होता क्या है कि देखो जैसे ये सरफेस तुम मान रहे हो, अगर हम इसी सरफेस को यहाँ कंसीडर कर रहे हैं, तो ये जो सरफेस हम ले रहे हैं इसके नीचे, ये जो सरफेस है इसके नीचे लिक्विड है, क्या है, लिक्विड है, ठीक है। तो अगर लिक्विड नीचे लिक्विड है और ऊपर एयर है, तो जिस साइड एयर होती है उस सरफेस को हम काउंट करते हैं, ये याद रखो, ठीक। तो इसकी एक ऊपर की ओर जो सरफेस है वो काउंट होती है, ठीक है। मतलब कुछ डेरिवेशंस ऐसे हैं जिसमें सरफेस एरिया लेना होगा, तो सरफेस एरिया हम उस सरफेस का लेंगे जो सरफेस एयर के कांटेक्ट में होगा, ठीक। दूसरी चीज, अब जैसे यहाँ पे 12 लेंथ क्यों लिया गया है, तो कुछ लोग क्या करते हैं, टोटल फोर्स जो लेते हैं वो इस लेंथ और इस लेंथ को ऐड करके ले लेते हैं, मतलब ये लेंथ और ये पूरी लेंथ ऐड करके अगर लोगे तो 12 आ जाए, ठीक।
अगर फोर्स सिर्फ एक साइड ले रहे हो, दोनों साइड नहीं ले रहे हो, ठीक है, तो लेंथ एल आएगा, ठीक है। तो सही कौन सा रहेगा? वैसे हम तो एफ बाई एल ही यूज करते हैं, हम 2L नहीं यूज करते हैं, ठीक है। ठीक। हमेशा जो है एफ बाई एल ही बताते हैं और एफ बाई एल ही यूज करते हैं, ठीक। क्योंकि देखो जो फोर्स लग रहा होगा वो मतलब जो है दोनों साइड पे लग रहा होगा। अब यहाँ पे ये तो नहीं कहेगा, देखो फोर्स कोई ऐसी क्वांटिटी तो है नहीं जो मतलब लेंथ पे डिपेंड करे कि अगर इतने पोर्शन पे फोर्स कम लग रहा तो ऐसा हो सकता भाई। इधर जो फोर्स हर जगह जनरेट हो रहा होगा, है ना, वो फोर्स इस पूरी लेंथ पे जितना इधर हो रहा होगा उतना इधर हो रहा होगा, तो हम एक ही सरफेस मतलब एक ही लेंथ काउंट करेंगे और एक ही फोर्स दिया भी होता है। मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं कि अगर 2L यूज करोगे तो जो फोर्स है उसको तुमको डबल काउंट करना पड़ेगा, इधर भी और इधर भी, ये दिक्कत होगी, ठीक है। हाँ, एक चीज ये है कि अगर ये फिल्म ऐसी है, जैसे मान लो ये सोप फिल्म है, अगर मान लो ये किसकी हो, सोप फिल्म हो, जैसे तुमने क्या किया, एक मान लेते हैं वो लिया जिससे सोप बबल फुलाते हैं, ऐसा होता है, और सोप बबल में तुमने डुबोया इसको, और जब तुमने सोप बबल में डुबोया तो इस पे एक फिल्म बन गई। अब ये जो फिल्म है इसके ऊपर भी एयर है और इसके नीचे भी एयर है। तब यहाँ पे हाँ, तो इस केस में अगर हम कहें कि इसकी डायमीटर पे कितना मतलब फोर्स लग रहा होगा, तो इस केस में इसकी लेंथ 2L ली जाएगी, डबल हो जाएगी, ठीक है। उस केस में L नहीं ली जाएगी क्योंकि इस केस में डबल साइड सरफेस की मानी जाएगी। लेकिन अगर जैसे ये है लिक्विड तो इस केस में हम सिर्फ एक ही साइड मानेंगे, दो नहीं मानेंगे, ठीक है। बोलो। अच्छा, अब एक और बात बता देते हैं, उसका डेरिवेशन नेक्स्ट टर्न पे करेंगे। सरफेस टेंशन आज हमने शुरू कर दिया है। अगला जो टॉपिक रहेगा वो हमारा है सरफेस एनर्जी, तो हम शॉर्ट में समझ लेते हैं, कल ही डेरिवेशन करेंगे। सरफेस एनर्जी क्या है, देखो अगर मान लेते हैं ये जो कंटेनर है इसमें जितना लिक्विड है, ठीक है, तो इसके जो मॉलिक्यूल सरफेस पे हैं कुछ हैं। अब मान लेते हैं इस कंटेनर से पानी को किसी और कंटेनर में ट्रांसफर कर दें, इसका फिर मतलब जिसका डेप्थ कम हो लेकिन उसका एरिया ज़्यादा हो, एरिया ज़्यादा, ठीक, तो क्या होगा, तो क्योंकि देखो जब एरिया बढ़ेगा तो डेप्थ क्या होगी, कम होगी, कम होगी, तो वॉल्यूम तो कांस्टेंट रहना है, ठीक है। तो अगर सरफेस एरिया बढ़ रहा है तो क्या ऐसा नहीं हो रहा है कि जो ये मॉलिक्यूल था जो कि पहले अंदर था वो अब सरफेस पे आ गया होगा, ठीक। यानी कि जब सरफेस एरिया बढ़ता है या घटता है, जब बढ़ता है तो मॉलिक्यूल्स इनर से मतलब इनर पोर्शन से सरफेस पे आ जाते हैं, और जब सरफेस एरिया घटता है तो मॉलिक्यूल्स सरफेस से इनर में चले जाते हैं, ठीक। अच्छा, जब वो इनर में थे तो उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा था, ठीक है, लेकिन जब वो आउटर पे आ जाएंगे तो उस पर एक सरफेस टेंशन फोर्स लगने लगेगा। क्यों, क्योंकि कोहेसिव फोर्स इफेक्टिव हो जाएगा, यहाँ पे इफेक्टिव फोर्स या नेट कोहेसिव फोर्स 0 है, ठीक है। तो इन मॉलिक्यूल्स को सरफेस पे आने के लिए कुछ वर्क करना पड़ता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे फोर्स नहीं लग रहा लेकिन यहाँ तो लग रहा है ना, ठीक। तो ये जो वर्क करना पड़ता है, इसी वर्क की वजह से जो न्यूली फॉर्म्ड सरफेस होती है उसमें कुछ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है, ठीक है, और इसी स्टोर्ड एनर्जी को हम सरफेस एनर्जी कहते हैं, ठीक है। बोलो। हाँ, सरफेस एरिया बढ़ने से एनर्जी कम होती है लेकिन बढ़ती है। हाँ, अब एनर्जी कम जब बढ़ती है ऐसा क्या हो रहा है, तो देखो एनर्जी एक्चुअल में कम हो जाती है, क्यों, क्योंकि जब ये मॉलिक्यूल ऊपर जाएंगे, देखो इसको अब तुम कहो एनर्जी बढ़ती है या घटती है, क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ने पे जो वाटर ड्रॉपलेट्स, जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब वाटर ड्रॉप मतलब वाटर को हम स्प्रे करते हैं तो वो ठंडा क्यों हो जाता है, तो वो कूल क्यों महसूस होता है, तो क्योंकि जब वाटर ड्रॉपलेट्स क्रिएट होती है तो उनका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। अब सरफेस एरिया जब बढ़ता है तो जो मॉलिक्यूल्स अंदर थे उनको सरफेस पे आने के लिए वर्क करना पड़ेगा। अब ये वर्क जब वो करेंगे तो कहाँ से वो वर्क करेंगे, वो अपनी ही एनर्जी को क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो जो इंटरनल एनर्जी जब यूज होगी तो उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, ठीक है। तो नो डाउट इसका जो मतलब जो एनर्जी है वो क्या होता है, कम होता है। लेकिन अगर हम सरफेस के टर्म्स में सोचें तो सरफेस एनर्जी बढ़ता है, ठीक है, सरफेस एनर्जी तो बढ़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो वर्क जो होता है वो अब सरफेस पे मतलब ज़्यादा, क्योंकि अब सरफेस पे ज़्यादा मॉलिक्यूल्स हैं तो उनके बीच में फोर्स भी ज़्यादा है, ठीक है, ठीक है। तो मतलब ज़्यादा फोर्स का मतलब ये नहीं है कि पहले फोर्स अगर दो मॉलिक्यूल्स के बीच में 10 था तो अब 20 हो गया, ऐसा नहीं है। मतलब जैसे अब पहले इतने ही एरिया में फोर्स था तो अब इतने एरिया में फोर्स है, ये हम कह रहे हैं ज़्यादा फोर्स, ठीक है। तो जैसे हम कहते हैं कि लार्ज सरफेस होता है तो सरफेस एनर्जी ज़्यादा हो जाती है, ठीक है,
इनकी सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला हम लोग निकालेंगे ना, टी डेल्टा एस करके। टी डेल्टा एस मतलब डेल्टा एस चेंज इन एनर्जी, चेंज इन सरफेस एरिया होगा। ठीक है, ठीक है। तो आज हमने इंट्रोडक्शन कर दिया, हम नेक्स्ट टाइम पे हम फ्लूइड को आगे पढ़ेंगे। पॉइंट कर रहे हैं।